हाँ करता हूँ। सभी को नमस्ते, राम राम, प्रणाम। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। सभी को सुप्रभात, बहुत बहुत शुभाशीष आप सभी को। दीपा जी हैं और रामदेवी जी हैं, रत्ना जी हैं, ज्ञानेंद्र जी हैं, हमारे साथ रितु हैं और बहुत सारे साथी हैं जो जुड़ चुके हैं। प्रतिमा जी, जूली, पिंकी, संदीप जी, अंकुर जी, मंजीत कुमार जी, निम्मी जी और विकास जी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी भावी दरोगाओं का इस क्लास में। चलिए, आज सुधार हुआ है, आज गुड मॉर्निंग बोलने वाले कम हैं, नमस्ते, जय श्री राम, राम राम, राधे राधे, प्रणाम बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि ये जो गुड मॉर्निंग वाला जो शब्द है ये धीरे धीरे खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है ना, जो टॉपिक कवर हो चुके हैं। ठीक है, हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, वो टॉपिक्स जो कवर किए जा चुके हैं। टॉपिक्स, ठीक है, वो टॉपिक्स जो हमारे कवर हो चुके हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने भारतीय संविधान के भाग, ठीक है, सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 22 भाग हमने देखे और किस तरह से वो संख्या के आधार पर 25 हो गए हैं वो भी हमने जाना, है ना। वो किस तरह से संख्या के आधार पर 25 हुए हैं वो भी जाना, और किस संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा भाग जोड़ा गया है। मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया था, अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो, कि इन भागों को हम बहुत अच्छे से आगे डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक भाग को इतना डिटेल में पढ़ेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पर हमने एक लिस्ट दी है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान के भाग, ठीक है, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इनको हमने, इनकी लिस्ट को समझा है हमने, ठीक है बच्चे, क्या इनकी लिस्ट को समझा है हमने, इनकी लिस्ट को जाना है कि भाई कौन से भाग को हमने कब जोड़ा है, ठीक है, और कौन से भाग की विषय वस्तु क्या है, ये हमने जाना था। ये पहला टॉपिक था, हमने कवर किया, और इसके हमने पीवाईक्यूज भी किए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी किए। दूसरा हमने देखा भारतीय संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अनुसूचियां, ठीक है, इनको हमने जाना। अनुसूचियां मीन्स सर शेड्यूल्स, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, और यहां पर भी मैं आपको बात बताऊं ना बच्चे, यहां पर भी हमने जो शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझी है ना, वह भी हमने उनकी लिस्ट को समझा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, लिस्ट को समझा है, लिस्ट, कि भाई ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी और वर्तमान में कितनी हो गई हैं। जो 4 नई शेड्यूल्स जुड़ी हैं वे हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ी हैं, ये भी हमने जाना था, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो तीसरा हमने देखा था संसदीय बहुमत के प्रकार, पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी एंड इट्स टाइप, संसदीय बहुमत
एवं इसके प्रकार। एवं इसके प्रकार, ये हमने देखा, ठीक है। पार्लियामेंट्री मेजोरिटी एंड इट्स टाइप। पार्लियामेंट्री मेजोरिटी एंड इट्स टाइप बेटा, एंड इट्स टाइप। और यहां पर भी मैं आपको बताऊं ना, यहां पर भी हमने उनको लिस्ट को ही देखा है। यहां पर भी हमने, आप ये मान के चलिए कि बहुत डिटेल में हमने चर्चा नहीं किया पार्लियामेंट्री मेजोरिटी एंड इट्स टाइप की, बहुत डिटेल में चर्चा नहीं की है, ठीक है, ध्यान रखना। यहां पर भी हमने क्या देखा है, ठीक है, उसके केवल प्रकारों को देखा है। तो ये जो 3 टॉपिक हैं, ये 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किए इन 3 टॉपिक को। इसमें से जो आपका तीसरा वाला टॉपिक है, इस तीसरे वाले टॉपिक के एमसीक्यू नहीं हुए, ठीक है। इसके एमसीक्यूज को हम बाद में लेंगे, ठीक है, सैटरडे को लेंगे इसके एमसीक्यू को, क्योंकि इसके जो एमसीक्यू हैं वो आगे आने वाले टॉपिक से संबंधित है, जो टॉपिक हम आगे पढ़ाएंगे उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको कब क्या पढ़ाना है, ठीक है, किस क्रम में पढ़ाना है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। क्योंकि आप तो हो सकता है कि पहली या दूसरी बार पॉलिटी पढ़ रहे हो, लेकिन मैं बच्चे काफी सालों से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जीएस को, केवल पॉलिटी को ही नहीं। अगर आप लोग हमारे खाकी बैच में होंगे तो खाकी बैच में आपने मुझसे ज्योग्राफी पढ़ा होगा, ठीक है। जो सबसे पहले वाला खाकी बैच था वहां पर आपने मुझसे फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो भी संस्था के द्वारा मुझे जिस भी विषय की बारे में पढ़ाने का आदेश दिया जाता है, ठीक है, जिसका भी मुझे बच्चे जिम्मेदारी दी जाती है, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उस जिम्मेदारी को, ठीक है, बखूबी पूरी तरह से निभाऊं। तो ये जो है ना, आप देख के चलिए कि ये टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं, इन टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, ये टॉपिक्स हमारे कवर हो गए। अब हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है हमारा, राज्य एवं शासन व्यवस्था क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, राज्य क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं हम राज्य, स्टेट, राज्य एवं शासन व्यवस्था, राज्य एवं गवर्नमेंट सिस्टम, राज्य एवं शासन व्यवस्था, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे स्टेट एंड गवर्नमेंट सिस्टम। राज्य एवं शासन व्यवस्था, आइए समझते हैं इस पॉइंट को और बहुत अच्छे से। सबसे पहली बात ये होती है बच्चे कि व्हाट इज स्टेट, राज्य क्या है, ठीक है, स्टेट क्या होता है। आमतौर पर अभी तक, ठीक है, जब भी हम स्टेट को सुनते हैं, स्टेट को पढ़ते हुए आए, या कभी पर भी हमने स्टेट का जिक्र सुना, तो हमें पता चलता है कि स्टेट जो है, ठीक है, उसका मतलब ये होता है, स्टेट का जो आशय है वह विभिन्न राज्यों से है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम, ठीक है। हम आमतौर पर ये समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, ये वो बेसिकली स्टेट नहीं है, वो प्रांत है, वो प्रोविंसेस हैं। तो राज्य क्या है, राज्य की अवधारणा क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, इसको आज हम लोग समझने जा रहे हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिए। चलिए, अब हम यहां पर, ठीक है, साथ साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर एक बात बताइए आप सब लोग, ठीक है, जितने भी प्यारे छोटे बहन भाई हमारी इस क्लास में हैं, वो ये बताइए कि हमारा विषय क्या है। आज मैं आपका जो विषय है ना, ठीक है, उससे संबंधित आपकी जो बहुत सारी पूर्व अवधारणाएं हैं, ठीक है, उनको बदलने जा रहा हूं, ये ध्यान रखना। और बहुत कुछ नई चीजें मैं आज आपको ऐड कराने जा रहा हूं, तो इसलिए, ठीक है, पूरे अच्छे से आप लोग यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मैंने सभी का अभिवादन स्वीकार कर लिया है, अब हम कंटिन्यूसली इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लो, मैंने घड़ी भी अपनी उतार के रख दी, ताकि मैं समय समय पे घड़ी ना देखूं और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको पढ़ाऊं। आइए, तो हमारा जो विषय है, हमारे इस विषय का नाम है पॉलिटी, ठीक है बच्चे, इसको क्या कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं। लेकिन आप सरप्राइज हो जाएंगे कि अंग्रेजी में जिस विषय को पॉलिटी कहा गया है, उसी को हम लोग हिंदी में राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं उसी विषय को। ये बात आई समझ में, राज व्यवस्था। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ये जो विषय हमारा राज व्यवस्था है,
इस राज्य व्यवस्था विषय में आखिर हम पढ़ेंगे क्या? देखिए, इस विषय के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? तो हम इस राज्य व्यवस्था विषय के अंतर्गत बच्चे ये ध्यान रखना, ये जो शब्द है ना राज्य व्यवस्था, देखिए जब आप इसे तोड़ोगे तो पता चलेगा एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से राज्य को संचालित किया जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो एक ऐसा विषय जिसके अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि आखिर राज्य को कैसे संचालित किया जाता है। तो राज्य को संचालित करना, ठीक है, राज्य को चलाना, और राज्य किन कॉन्सेप्ट के आधार पर चलेगा, राज्य किन प्रिंसिपल्स के आधार पर चलेगा, ये विषय हमारा कौन सा है भैया जी? राज्य व्यवस्था है। जो विषय ये बताता हो कि राज्य को कैसे संचालित किया जाए, तो उस विषय को हम राज्य व्यवस्था कहेंगे। तो राज्य को संचालित करने वाली व्यवस्था, राज्य को संचालित करने वाली व्यवस्था, व्यवस्था क्या कहलाती है? राज्य व्यवस्था। एक ऐसा विषय जिसके अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि आखिर राज्य को कैसे संचालित किया जाए, तो उस विषय को ही हम पॉलिटी कहते हैं, उस विषय को ही हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। ये आपने आज इस विषय के बारे में जाना। देखिए, अब दूसरा सवाल ये उठता है कि सर ये जो राज्य है, ठीक है, राज्य, ठीक है, ये क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज स्टेट? राज्य क्या होता है? तो मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि बेटा राज्य जो है ना, ये 4 तत्वों से मिलकर बनता है। राज्य होने के 4 तत्व होते हैं। अगर कोई भी एक तत्व अनुपस्थित है तो आप कह सकते हैं कि वह राज्य नहीं माना जाएगा। किसी एक तत्व के अनुपस्थित होने पर आप उसे राज्य की संज्ञा नहीं दे सकते। तो राज्य 4 अंगों से अथवा 4 तत्वों से मिलकर बनता है। राज्य होने की जो सबसे प्राइमरी शर्त होती है, सबसे प्राथमिक शर्त, दैट इज भूभाग। राज्य होने की सबसे प्राथमिक शर्त क्या होती है? राज्य होने की बच्चे सबसे प्राथमिक शर्त होती है ज्योग्राफिकल एरिया। इसको हम कहेंगे भूभाग, ज्योग्राफिकल एरिया। राज्य होने की सबसे प्राथमिक शर्त है कि भाई भूभाग होना चाहिए। अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये सबसे प्राइमरी शर्त है, सबसे प्राइमरी कंडीशन है भूभाग। बेटा जरा टिश्यू पेपर ले आओ, ठीक है ना। देखिए, आज हमारे यहाँ एसी नहीं चल रही है, एसी खराब है, तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि इतने सारे पसीना आ रहे हैं, बहुत स्वेटिंग हो रही है। चलिए, तो सबसे प्राइमरी शर्त क्या है? भूभाग, राज्य होने की। अगर भूभाग है तो उस भूभाग पर निवास करने वाला एक जन समुदाय होना चाहिए। अगर भूभाग है तो निवास करने वाला एक जन समुदाय होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उस जन समुदाय को हम लोग कहेंगे जनसंख्या। जनसंख्या, उसको हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन, उसको हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन, जनसंख्या। उस जनसंख्या को शासित प्रशासित करने के लिए देखिए क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए, जो जनसंख्या के लिए कानूनों का निर्माण करे, जो जनसंख्या को उन्हीं कानूनों के आधार पर प्रशासित करे। तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है भैया? उसके लिए हमें आवश्यकता है गवर्नमेंट की, सरकार होनी चाहिए। उसके लिए क्या होनी चाहिए भैया जी? सरकार होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये तीनों अंग हैं राज्य होने की, ये ठीक है, तीनों ही एलिमेंट्स हमारे पास हैं, तो इसके साथ एक और एलिमेंट ऐड हो जाता है, और वो एलिमेंट इसमें होता है, वह अंग इसमें होता है बच्चे, जिसको हम लोग कहते हैं संप्रभुता। संप्रभुता सबसे टिपिकल और सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो अंग है सरकार होने के लिए, वह आपका संप्रभुता होता है, जिसे हम सोवेनिटी कहते हैं, ठीक है, सोवेनिटी कहते हैं, संप्रभुता। ठीक है, क्लियर है संप्रभुता? ये बात समझ में आई? चलिए, सोवेनिटी, संप्रभुता। तो राज्य जो होता है वह राज्य इन 4 अंगों से मिलकर बनता है। इनमें से किसी भी एक अंग के अनुपस्थित होने पर, अगर कोई भी एक अंग अनुपस्थित है इनमें से बच्चे, तो किसी भी एक अंग के अनुपस्थित होने पर आप कह सकते हैं कि भाई वो राज्य नहीं होगा। कोई भी एक अंग अनुपस्थित है तो किसी भी एक अंग के अनुपस्थित होने पर बेटा आप क्या बोल सकते हैं कि वो राज्य हो ही नहीं सकता, राज्य इन 4 अंगों से मिलकर बनेगा। तो राज्य होने की 4 अंग, राज्य होने के लिए 4 शर्तें, और उन 4 शर्तों में से पहला भूभाग, दूसरी जनसंख्या, तीसरी सरकार और चौथी संप्रभुता। ये चारों हमारे लिए आवश्यक है, ये चारों हमारे लिए जरूरी है। चलिए, आपने पहले भी जब मुझसे पढ़ा होगा तो पहले भी मैं ये सारी चीजें आपको बताता आया हूं कि राज्य होने के लिए 4 अंगों की आवश्यकता है।
ये सारी चीजें। लेकिन आज मैं जो है ना आपको थोड़ा सा इसे डिफरेंट तरीके से समझाता हूं, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में हम सबसे पहले हमने ठीक है भारत देश के बारे में बात करते हैं। देश क्या होता है, राज्य क्या होता है, ठीक है राष्ट्र क्या होता है, मैं पहले आपको इसमें अंतर समझाऊंगा, है ना, और हम भारत को आधार मानते हुए इन सारी चीजों को समझकर चलते हैं। ठीक है, वैसे उम्मीद करेंगे कि अच्छा ही बने, लेकिन अगर अच्छा नहीं बनता, ठीक है हमारा प्यारा भारत, तो आप मुझे माफ कर देना, है ना। चलो, चलो आइए। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने कोशिश की, ठीक है अच्छा बनाने की, कैसा भी बना सही। देखिए, भारत क्या है, आप कहते हैं कि भारत एक कंट्री है, एक नेशन है, ये बात समझना, ठीक है ध्यान रखना। तो भारत देश है, ठीक है ये हमारा देश है भारत, देश, ठीक है ना। देश मींस आप इसे कह सकते हैं एक नेशन है, ठीक है, या फिर आप इसे कंट्री बोलें, अंग्रेजी में तो ज्यादा बेटर है कि एक कंट्री है, एक देश है भारत, ठीक है एक देश है भारत। लेकिन भारत देश के रूप में विकसित कब हो पाया, ठीक है बच्चे, भारत देश के रूप में विकसित कब हो पाया, भारत देश कब बना, इस बात को हम लोग जब समझेंगे कि भारत देश कब बना, देश के रूप में भारत कब विकसित हो पाया। चलो, आप लोग हंस रहे हो ठीक है मैप पर, चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं हंस लो, लेकिन मैंने तो कोशिश की है, हालांकि मैं अच्छा बना लेता हूं, लेकिन एक्चुअली है क्या कि मैंने बहुत दिनों से ज्योग्राफी पढ़ाया नहीं है। अब जब बहुत दिनों से ज्योग्राफी नहीं पढ़ाया, तो वो जो मैप बनाने की जो आदत है ना, वो आदत अब रही नहीं। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि भारत क्या है, एक देश है, एक कंट्री है, लेकिन भारत देश के रूप में कब स्थापित हो पाया, वह देश के रूप में तब स्थापित हो पाया जब देश होने से पहले भारत एक राज्य के रूप में विकसित हुआ, ठीक है जब एक राज्य के रूप में विकसित हुआ, डेवलप्ड एज अ स्टेट, ठीक है भैया जी, क्या डेवलप्ड एट अ स्टेट, जब वह राज्य के रूप में विकसित हो पाया, ठीक है ध्यान रखना बच्चे, जब तभी भारत देश बना, ठीक है। तो देश कब बना, जब वह राज्य के रूप में विकसित हो पाया। अब मैंने जैसे बोला कि राज्य होने के लिए हमारे पास 4 कंडीशंस होती हैं, अगर इनमें से एक भी कंडीशन नहीं है तो हम उसे राज्य नहीं कह सकते। तो सबसे पहले क्या है कि एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। बताइए, राज्य होने की सबसे पहली कंडीशन क्या है भैया जी, कि एक जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, एरिया होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए, राज्य होने की सबसे प्राइमरी शर्त है। तो आप जब भारत को देखते हैं, तो भारत को देखने के बाद आप क्या पाते हैं, तो भारत को देखने के बाद आप पाते हैं कि जी हाँ, ठीक है हमारे प्यारे भारत के पास तो एक निश्चित भूभाग है, उसके पास एक निश्चित ज्योग्राफिकल एरिया है, भूभाग है, और वह निश्चित भूभाग भैया जी कितना है, तो आप कहेंगे सर 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का, 263 किलोमीटर स्क्वायर का, जिसको आप कह सकते हैं वर्ग किलोमीटर। ऑब्वियस सी बात है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल है हमारे पास, है ना, और वह जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है। हाँ बेटा, जैसे एक भैया कह रहे हैं सर संप्रभुता को एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है डू नॉट वरी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो एक निश्चित भूभाग है, अब वो भूभाग है बेटा, ठीक है हमारे भारत के पास, तो दूसरी शर्त भी है हमारे पास, ठीक है एक निश्चित भूभाग है। भूभाग क्यों होना चाहिए, भूभाग इसलिए होना चाहिए, देखो ध्यान रखना, एक जोग्राफिकल एरिया क्यों होना चाहिए, जोग्राफिकल एरिया की नीड क्या है, तो भूभाग इसलिए होना चाहिए जिससे कि उस पर एक जन समुदाय निवास कर सके, इसलिए भूभाग होना चाहिए।
कि उस पर एक जन समुदाय निवास कर सके, बच्चे लोग निवास कर सके, इसलिए। ठीक है, और भूभाग इसलिए होना चाहिए कि सरकार वहां पर अपनी शासन की क्रियाएं संचालित कर सके, सरकार वहां पर क्या कर सके, अपनी शासन की क्रियाओं को संचालित कर सके। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चे ये आज का, संचालित कर सके। ठीक है, इसलिए होना चाहिए। ठीक है, भूभाग। अच्छा, भूभाग तो है हमारे पास, हमने देख लिया सर भूभाग है। तो दूसरी शर्त क्या है कि दूसरी शर्त हमारे पास जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या। और देखिए जनसंख्या के बारे में तो आप सब लोगों को भी पता है, किसी से छुपा नहीं है कि जनसंख्या तो हमारे यहाँ बोरे भर भर के है। एक लगभग आप ये मान के चलिए कि हम विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश बनने की बिल्कुल कगार पे खड़े हैं। हमसे पहले चाइना है, लेकिन चाइना की जो अब जनसंख्या वृद्धि दर है वो हमारी वृद्धि दर की तुलना में कहीं कम है। तो हम बहुत कम समय में चाइना को पीछे छोड़ देंगे। हमारे पास पर्याप्त मानवीय संसाधन है, आप भर भर की जनसंख्या ले सकते हैं। कोई भी चौराहा हमारा, ठीक है, कोई भी कस्बा, ठीक है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो आपको ऐसे खाली दिख जाए। सुबह से लेकर रात तक आप कभी भी देख सकते हो, लोगों को हुजूम आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि सर पॉपुलेशन भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में। अब पॉपुलेशन क्यों होनी चाहिए, बात समझ में आ रही है? पॉपुलेशन क्यों होनी चाहिए, पॉपुलेशन की आवश्यकता क्या है? जैसे मैंने बोला ज्योग्राफिकल एरिया की क्या आवश्यकता है, इसलिए कि जन समुदाय निवास कर सके और सरकार अपनी शासन की क्रियाएं संचालित कर सके। ऐसे ही वाई वी नीड द पॉपुलेशन, जनसंख्या क्यों होनी चाहिए? जनसंख्या इसलिए होनी चाहिए बच्चे क्योंकि सरकार ठीक है किसके ऊपर शासन करेगी? जनता के ऊपर ही तो। बोलो बेटा, अगर जनसंख्या नहीं होगी तो सरकार फिर किस पर शासन करेगी? ठीक है, भैंसों पे, पशुओं पे, पक्षियों पे, नहरों पे, तालाबों पे, झीलों पे नहीं। ठीक है, सरकार शासन किसके ऊपर करती है? जनता के ऊपर शासन करती है। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। तो भाई जनसंख्या क्यों होनी चाहिए? जिससे कि सरकार शासन कर सके, शासन कर सके। जनसंख्या क्यों होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे? ठीक, जिससे कि जनता, जनसंख्या, ठीक है बच्चे, संप्रभुता तय कर सके, संप्रभुता तय कर सके। अब ये संप्रभुता यहां पर आया, एक टर्म जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी, वो यहां आया। ठीक है, पहली बार यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ थोड़ा सा। इसे हम आगे विस्तार से जानेंगे कि जनता आखिर कैसे संप्रभुता तय करती है। क्लियर है, ये बात हमारी समझ में आ गई। तो इसलिए जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। तीसरी हमारे पास क्या होनी चाहिए? तीसरी हमारे पास होनी चाहिए भैया जी सरकार, सरकार, गवर्नमेंट। और सरकार की आवश्यकता क्या है? ठीक है, सरकार की जरूरत क्या है भैया जी? सरकार की जरूरत है हमें कि वह शासन करे। इसलिए सरकार की जरूरत क्या है? कि सरकार शासन करे, शासन का संचालन करे। ठीक है, शासन का संचालन जो सरकार है वो किसके लिए करे? जनता के लिए करे, जनता के लिए, जनता के लिए करे। और सरकार जनता के लिए संप्रभुता नियत करे, संप्रभुता तय करे। चलिए, अभी आपको नहीं पता क्या है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो शासन के इन तीन अंगों को तो हमने यहां पर देखा। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। शासन के इन तीन अंगों को तो बच्चे हमने यहां पर देखा। सबसे पहले हमें भूभाग चाहिए। ठीक है, जैसे अब आप भारत के संदर्भ में देखिए, तो भारत के संदर्भ में आप देखते हैं तो एक भूभाग है। ठीक है, वो भूभाग है, और कितना भूभाग है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का भूभाग है। ठीक है, इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ठीक है, एक लंबाई है, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, और इसकी पूरब से पश्चिम एक लंबाई है 3214 और 2933 किलोमीटर, है ना? आपने देखा होगा ये 3214 2933 किलोमीटर है। टोटल जो एरिया है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, भूभाग चाहिए हमें। भूभाग क्यों चाहिए? क्योंकि अगर भूभाग नहीं होगा, अगर आप बताइए बच्चे, रहने के लिए हमारे पास जमीन नहीं होगी तो फिर वहां पर लोग कैसे रहेंगे? ठीक है, तो लोग कैसे रहेंगे? तो लोग निवास कर सकें, और जब लोग निवास कर सकें तो लोगों के निवास करने के बाद फिर वहां पर सरकार शासन की क्रियाओं को संचालित कर सके। फिर वहां पर बच्चे सरकार एस्टेब्लिश हो, सरकार एस्टेब्लिश होने के बाद वहां पर सरकार शासन करे। सरकार एस्टेब्लिश हो, सरकार बेटा वहां पर एस्टेब्लिश होने के बाद क्या करे? शासन करे। सरकार शासन की क्रियाओं को संचालित करे, सरकार शासन की क्रियाओं को संचालित करे। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात आप समझना, क्लियर है? ये बात समझ में आई?
ये दो चीजें हैं। इसके बाद जनसंख्या क्यों चाहिए हमें? जनसंख्या हमें इसलिए चाहिए, जनसंख्या हमें इसलिए चाहिए कि अगर जनसंख्या नहीं होगी, ठीक है ना बच्चे, तो वो अपने लिए संप्रभुता कैसे तय करेगी? अब संप्रभुता क्या है इसको आगे समझेंगे कि वह अपने लिए संप्रभुता कैसे तय करेगी अगर जनसंख्या नहीं होगी। वो कैसे बताएगी कि साहब ये सारी चीजें हमारे अधिकार क्षेत्र में आती हैं, और अगर ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आती हैं तो स्वाभाविक सी बात है हमें ये देनी चाहिए। लेकिन सरकार तय करे कि ये चीजें हमें मिलनी चाहिए, अगर ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है, ये हमारे अधिकार हैं, तो इन अधिकारों की पूर्ति हमारे लिए कीजिए। फिर इसके बाद हमें सरकार की आवश्यकता क्या है? मान के चलिए कि दोनों चीजें हो गई, ठीक है, जनसंख्या भी है हमारे पास, और जनसंख्या तो ईश्वर की कृपा से बच्चे हमारे पास खूब है, ठीक है। अगर हम देखें तो हम 140 करोड़ के आसपास हैं। अब सरकार, तो हमें गवर्नमेंट की क्यों आवश्यकता है, हमें सरकार की जरूरत क्या है? तो भैया जी, सरकार की जरूरत के बारे में जब बात कही जाती है तो सरकार इसलिए चाहिए क्योंकि अगर सरकार नहीं होगी, आप मान के चलिए बच्चे, अगर प्रशासन ना होता, सरकार ना होता, तो समाज का हर एक ताकतवर वर्ग जो है वह कमजोर वर्ग के ऊपर अत्याचार करता है। जो आर्थिक रूप से सक्षम है, संबल है, वह सारी संपत्ति को अपने अधिकार में खरीद लेता। जो ताकतवर है, कमजोर वर्गों के लिए संसाधन होते ही नहीं। सामाजिक रूप से जो व्यक्ति प्रतिष्ठावान है, वो समाज के मुख्य धारा से पिछड़े हुए वर्गों के लिए, ठीक है, उनका शोषण करता, कभी भी वह उन्हें मुख्य धारा में आने ही नहीं देता। अब सिंपल सी बात है, आप ही बताइए कि अगर एक दिन के लिए, ठीक है, बोल दिया जाए कि भाई जितनी भी पुलिस है पूरी देश की वो अवकाश पर चली जाएगी, एक दिन के लिए केवल बोल दो कि पुलिस अवकाश पर चली जाए, इस देश में पुलिस रहेगी नहीं, आप देखना कि उस देश में उस समय, उस दिन सबसे ज्यादा क्राइम रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि फिर किसी को किसी का डर नहीं होगा। जिसकी किसी से दुश्मनी है वो उसे गोली मारेगा, ठीक है, या फिर मार पिटाई करेगा। जो चोर है वो चोरी करेगा, और सभी लोग उस दिन बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे, किसी भी तरह का कोई भय नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि आज पुलिस है ही नहीं, आज पुलिस छुट्टी पे गई है। आ रही है मेरी ये बात समझ में? तो इसलिए हमें किसकी जरूरत होती है? प्रशासन की जरूरत होती है, सरकार की जरूरत होती है कि वह शासन का संचालन करे। किसके लिए करे शासन का संचालन बच्चे? भैंस पौहों के लिए करे? नहीं। किसके लिए? जनता के लिए शासन का संचालन करे। वह जनता के लिए करे, और वह जनता के लिए जब शासन का संचालन करे तो वह उसके लिए संप्रभुता तय करे। अब हम आते हैं सॉवरेनिटी पर, ठीक है। सबसे मेन एलिमेंट चौथा जिसे आप सुनना चाहते हो वह है संप्रभुता। संप्रभुता, सॉवरेनिटी, जिसे आप समझना चाहते हो कि सर व्हाट इज सॉवरेनिटी, संप्रभुता क्या है। देखो बच्चे, संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता देखिए एक तरह की शक्ति होती है। सॉवरेनिटी इज अ टाइप ऑफ पावर। ये क्या है? शक्ति है। अब आप संप्रभुता को इस तरह से समझिए, जैसे ठीक है, अभी आप वर्तमान में, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कुछ लोग इसमें इस क्लास में ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है यूपीपी में, यूपी पुलिस में, ठीक है, एज अ कांस्टेबल के पद पर, ठीक है। तो चलिए, जो लोग सेलेक्टेड है यूपीपी में, ठीक है, जो रोजगार में है और कुछ रुपया पैसा वो अर्न कर रहे हैं, और अर्न करने के बाद वो अपने घर वालों का खर्चा इत्यादि चला रहे हैं, और समाज में उनकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, समाज उनको बहुत अच्छी नजरों से देखता भी है कि भाई बच्चा जो है यूपीपी में सेलेक्टेड है। और लोअर मिडिल क्लास में अगर कोई भी, ठीक है, जो सरकारी नौकरी में है वो सेलेक्टेड है, तो उसका मान मर्यादा तो होती है, बड़ा स्वाभाविक है, तो उसके पास तो मान मर्यादा है, लेकिन वो फिर भी क्यों दरोगा की तैयारी कर रहा है? बताइए। जब आप सेलेक्टेड हैं, जब आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं, सामाजिक मान मर्यादा भी है आपके पास, ठीक है, तो आप किस लिए तैयारी कर रहे हैं? केवल इसलिए तो नहीं कर रहे कि आपका पे स्केल बढ़ जाएगा, नहीं, केवल इसलिए नहीं कर रहे कि आपका पे स्केल बढ़ जाएगा। अभी आपका जो पे स्केल है वो मान के चलिए, ठीक है, 10 ग्रेड पे का है, 1900 ग्रेड पे का है, और फिर आगे चल के आपका जो है ना 2700 2800 या 40 क्या नाम है 4000 ग्रेड पे का हो जाए। केवल ग्रेड पे के लिए नहीं, ग्रेड पे एक कारण हो सकता है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपको अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, मान मर्यादा में और वृद्धि चाहिए, ठीक है, आपको लोगों की और ज्यादा अटेंशन चाहिए। आप सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि आपको पता है कि मेरे अंदर क्षमता है, मैं और आगे बढ़ सकता हूं, मैं और आगे जा सकता हूं। स्वाभाविक सी बात है ना? हम सब लोग इस बात को जानते हैं। तो जैसे मान के चलिए, मैं उन स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं जो अभी तक किसी भी तरह की कोई नौकरी में नहीं है, ठीक है, कोई जॉब नहीं है। कांस्टेबल वाले जो हैं वो 1-2% होंगे इस क्लास में, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक किसी भी जॉब में नहीं है। तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि अभी आपको इस समय किसी से बेहद प्रेम है, देखिए, इतना प्रेम कि आप उसके बिना जी भी नहीं सकते। मतलब इस टाइप का प्रेम कभी कभी हो जाता है हमें, कि ऐसा लगता है कि तुम ही मेरी दुनिया हो।
ठीक है, तुम्हारे बिना ना मैं सांस ले सकता, ना तुम्हारे बिना मैं पानी पी सकता, ब्रेकफास्ट भी करूंगा तो फिर तुमसे पूछ के कि मेरे बाबू ने खाना खाया। ठीक है, अच्छा उधर से रिप्लाई आ गया कि हाँ खा लिया, तो मैं फिर खाना खाऊंगा। इस तरह का प्रेम है। आपको बताया कि आपका साथी बहुत लॉयल है, बहुत ईमानदार है, आपके बारे में सोचता है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। ठीक है, और आप एक होकर बहुत अच्छे से अपना जीवन चला सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी आप बेरोजगार हैं, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप अपनी मम्मी पापा से जाके बोल दो, नहीं है आपकी हिम्मत। ठीक है बच्चे, क्यों नहीं बोल सकते आप? बताइए कौन सी चीज नहीं है आपके पास? आप पूरे इंसान हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंख हैं, ठीक है, 2 कान हैं, मुंह है, कपड़े भी हैं आपके पास, ठीक है, खाने के लिए खाना भी है आपके पास। देखो उधर उसके पास भी सब कुछ है, सारी चीजें हैं, सेट है। ठीक है, और वैवाहिक संबंधों के लिए जिन भी चीजों की जरूरत होती है वो आप दोनों के पास है, फिर भी आप क्यों नहीं बोल पाते? फिर भी आपको क्यों डर लगता है? क्योंकि आपको लगता है कि अभी ना यार हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, हम अपने पैरों पर अभी तक खड़े नहीं हुए, इसलिए तो आप नहीं बोल पाते। चलो फिर भी मान के चलिए कि जो आपका दूसरा साथी है, जो बाबू है, जो आपको रोजाना खाना खिलाता है, उसकी कहीं शादी पक्की हो गई और ऐसे में आपके ऊपर प्रेशर है कि यार उसकी शादी किसी और से हो जाएगी, और अभी तक चूंकि मेरा चयन नहीं हुआ है, मैं तैयारी तो बहुत अच्छी कर रहा हूं, लेकिन कहीं इतना अच्छा साथी, इतना ईमानदार, इतना लॉयल, इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत, कहीं यार इसकी शादी कहीं और ना हो जाए, ये मेरे हाथ से ना निकल जाए। और आपने अपने घर पे बोल दिया आपने घर पे। ठीक है, आपके अंदर ऐसे जज्बात आ गए कि उन्होंने आपको प्रेशराइज किया कि जाओ घर पे बोल दो, और आपने मम्मी पापा के सामने, दोनों शाम को खाने पे बैठे हुए थे, आप उनके पास पहुंचे और आपने बोल दिया कि पापा ऐसी ऐसी बात है, अमुक लड़की है, अमुक कास्ट की है, बहुत प्रेम करते हैं, कोचिंग में मिले थे, ऑनलाइन दिग्विजय सर की क्लास ले रहे थे, एक दूसरे से चैट हुई कि आप कहाँ से हो, वो बोली मैं यहाँ से हूँ, फिर इंस्टाग्राम पे, और इस तरह से हमारी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे जब बात हुई तो पता चला कि यही वो बंदी है जो मेरी सपनों की राजकुमारी, उसे भी पता चला यही वो बंदा है जो मेरे सपनों का राजकुमार है। भाई साहब, पापा इतना तो सुनेंगे ही नहीं, उससे पहले ही उनका डंडा तैयार होगा। ठीक है, और मम्मी, क्योंकि मम्मी को पता है कि मारने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, पापा की पिटाई का डर होता है और माता जी का इमोशनल डर होता है, तो मम्मी वहां पर जो है ना थोड़ा सा इमोशनल हो जाएंगी, वो रोने भी लगेंगी। ठीक है, और वो आपसे बोलेंगी कि बेटा समाज में हमारी इज्जत है, ये है वो है, ये सारी चीजें हैं। मेरी बात सुनना समझना बहुत अच्छे से। ठीक है, फिर आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई यहाँ पर बात बनने वाली नहीं है, और आप फोन पे कह देंगे कि हमारे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं, तुम अपना देखो, हम अपना देखो, हमारे पिताजी नहीं मान रहे। वहीं अगर तुम दरोगा बन गए, ठीक है, तुम दरोगा बन गए, और दरोगा बन जाने के बाद वही लड़की, वही तुम, और ठीक है, तुम्हें पता चला कि मेरे लिए बहुत ईमानदार है, लॉयल है, और वो सारी चीजें, आप गर्व के साथ अपने पिताजी के पास जाएंगे, पिताजी ऐसे ऐसे बात है, ठीक है, एक लड़की है या एक लड़का है, बहुत पसंद है। ठीक है, और उस समय पिताजी डंडा नहीं निकालेंगे, या फिर माताजी बहुत इमोशनल नहीं होंगी, उस समय उनके भी भाव बदल जाएंगे। वो कहेंगे अच्छा बेटा जरा मिलवाइए लड़की के घर वालों से, क्या करते हैं, कौन सी जाति है क्या नहीं। और उधर आपने अगर ऊपर से ये और बता दिया कि लड़की भी दरोगानी है, ठीक है, वो भी मेरे साथ सेलेक्टेड हुई है, दोनों ने एक साथ ट्रेनिंग की है, तो पिताजी और माताजी और सॉफ्ट हो जाएंगे कि बेटा कल ही मिलवाओ, मिलते हैं, चलो देखते हैं। ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में ये नहीं कि उन्हें तुमसे कोई लालच या स्वार्थ है, माताजी पिताजी को, कि तुम दोनों की सैलरी वही लेंगे, नहीं। ठीक है, तुम अपनी सैलरी से अपने खर्चा खुद चलाओगे, अपना जीवन खुद जियोगे। लेकिन अब वो वहां पर क्या हो गए, वे निश्चिंत हो गए कि मेरा बच्चा मेरे पैरों पे खड़ा हो चुका है, अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है। ठीक है, अब ठीक है, उनको वो डर नहीं है कि मान के चलिए कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसके पास कोई आय का साधन नहीं है, ये अपना जीवन कैसे चला पाएगा, कल को इसके बच्चे भी होंगे, और ये सारी बातें हैं। और समाज में बेटा अपनी क्रियाएं करने के लिए, सामाजिक व्यवहार के लिए रुपया पैसा बहुत कुछ होता है, आप इस बात को विश्वास मान के चलिएगा। ठीक है, कह देते हैं ना वो लोग कि रुपया पैसा कुछ नहीं होता, बेटा रुपया पैसा, मैं मानता हूं कि रुपया पैसा ठीक है बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन रुपया पैसा होता है। या फिर आप ये कह दो कि रुपया पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन रुपया पैसा बहुत कुछ है रुपया पैसा। देखिए सामाजिक व्यवहार, आप मान के चलिए कि अगर 3 भाई हैं, 3 में से 2 की गवर्नमेंट जॉब है और एक बेचारा किसान है, तो जो बहन आती है ना उसकी शादी के बाद, वो पहले उन दोनों के घर पे जाती है जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं,
और जो किसान होता है उसके घर में बाद में जाती है। आमतौर पर सामान्यतः ऐसा होता है, कई जगह अपवाद भी हो सकते हैं। आप बोल सकते हैं नहीं सर मेरी बुआ जी तो सबसे पहले मेरी पापा के यहाँ आती है, मेरे पापा किसान है, वो एक आध दो अपवाद होंगे, वो उनका लगाव होगा, लेकिन अधिकतर जो सामाजिक व्यवहार है वो रुपए पैसे। तो वहां पर आपके पिताजी माताजी निश्चिंत हो गए। संप्रभुता का मतलब क्या है? यही संप्रभुता है कि जहां पर आप अपने स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से, ठीक है, निश्चिंत हो जाते हैं, तो उसको हम संप्रभुता कहते हैं। मतलब जब तक आपकी नौकरी नहीं थी, ठीक है, आप बोल भी नहीं पा रहे थे, और जैसे ही आपकी नौकरी लगी और आपने पापा जी से बोल दिया। क्यों बोल दिया? क्योंकि अब आप संप्रभु हो गए, ठीक है। अब आप इस स्थिति में आ गए हो कि जहां पर आप अपने स्वतंत्र निर्णय ले सकते हो, आपके ऊपर कोई दबाव काम नहीं करेगा, और माता पिता रोकेंगे भी आपको तो भी आप कर लोगे। शासन प्रशासन में हो, बताओ भाई, आप प्रशासन पे आप दरोगा हो आप, और जब आप दरोगा हो आप कर लोगे। अगर वो पापा ने अगर डर दिखाया कि मारूंगा पीटूंगा, गोली मार दूंगा, समाज में इज्जत ही, और वो तुम्हें पता है कि कोई समाज में इज्जत नहीं होती। ये सारी बातें हैं, समाज ना हमें रोटी देने आता, ना समाज हमें जो है ना हमारे दुख में खड़ा होता, ये सब खामखा की बात है, ठीक है। अंत में जो एक व्यक्ति हमारे साथ रहता है वो हमारे माता पिता, और दूसरा हमारा जीवन साथी, मान के चलिए, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता चल गई कि समाज तो हमेशा आपके आगे बढ़ने का विरोध करता है, और खासकर वो सबसे पहले जो आपके रिश्तेदार होते हैं। सबसे बड़ा दुख तो उन्हीं को होता है। जब आप दरोगा बन जाओगे तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर अच्छा जीवन साथी हमें नहीं मिला, ठीक है, वो ऐसा जीवन साथी मिल गया जैसे वो मेरठ की कौन थी भाई, ठीक है, जिसने ड्रम में भर के डाल दिया था, क्या नाम था उसका। तो अगर ऐसा जीवन साथी मिल गया तो पूरा जीवन नर्क हो जाएगा। तो इससे अच्छा जीवन साथी मिल रहा है, कर लो शादी। तो आप क्यों कर पाए ऐसा? आप क्यों सोच पाए? क्यों? क्योंकि आप संप्रभु हैं इस समय। आप कैसे हैं? आप संप्रभु हैं। तो संप्रभुता क्या होती है, सॉवरेनिटी क्या होती है, इससे सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा नहीं सकता बच्चे। तो संप्रभुता होती है स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता संप्रभुता होती है। अक्सर आप लोग कह देते हो ना कि लड़की बेवफा होती हैं, और क्यों उनको बेवफा बोलते हो आप लड़कियों को? हाँ, मुस्कान नाम। आप लोग लड़कियों को क्यों बेवफा बोल देते हो? आप इसलिए बोल देते हो क्योंकि आप दोनों एक साथ एक दूसरे से प्रॉमिस करते हो कि हम शादी करेंगे। आप तो स्टैंड करते हो कि हाँ आप शादी करोगे, लेकिन लड़कियां आमतौर पर देखिए इस बात से मुकर जाती हैं। क्यों मुकर जाती हैं? क्योंकि बच्चे, एक लड़का जो होता है ना, वो बचपन से ही उसको स्वतंत्रता मिल जाती है, बाहर जाने की, बाहर खेलने की, दोस्तों के साथ बातचीत करने की, ठीक है, रिश्तेदारी में जाने की, बाजार जाने की, ठीक है, उसको स्वतंत्रता मिली हुई होती है। वो अगर एक रात को अपने किसी दोस्त के यहाँ भी रुक जाए तो सुबह उसके मम्मी पापा उससे ज्यादा प्रश्न नहीं करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। लेकिन लड़की को समाज ने शुरुआत से ही वो स्वतंत्रता दी नहीं है, ठीक है। वो शुरुआत में जब उसने अपना जीवन जिया तो वो अपने माँ बाप पे आश्रित थी, और जब शादी होगी तो वो अपने पति पे आश्रित हो गई। देखिए, तो लड़कियों के केस में जो बोला जाता है लड़कियां ज्यादा बेवफा होती हैं, वो क्यों होती हैं मेरे प्यारे बच्चे? उसका एक सामाजिक कारण है, क्योंकि वह इतनी स्वतंत्र कभी रही नहीं, उन्होंने इतनी स्वतंत्रता का उपभोग नहीं किया। तो इसलिए आप तो स्टैंड ले लेते हो कि मैं करूंगा तो जी से शादी करूंगा, ठीक है, नहीं तो कोई माइक लाल मुझे रोक के दिखाए जो हमारी शादी ना होने दे। लेकिन लड़कियां जैसे ही मम्मी पापा उनके थोड़े से उनको इमोशनल कर देते हैं, हल्का सा वो रो देते हैं, तो वो एकदम से जो है ना बच्चे असहज हो जाती है। उनको लगता है कि मेरी वजह से मेरी मम्मी पापा इतने दुखी हैं। लड़कों को भी लगता है, लेकिन लड़कियां चूंकि शुरुआत से ही बच्चे उस तरह के परिवेश में रही हैं, उनका परिवेश अलग है, और वो मना कर देती हैं कि नहीं भाई ऐसा है, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। और फिर तुम कह देते हो कि सोनम बेवफा है। क्लियर है? ये बात समझ में आई? तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक तर्क है। लेकिन संप्रभुता क्या है? स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को ही हम संप्रभुता कहते हैं। क्लियर है? लेकिन संप्रभुता यहीं पर पूरा नहीं हुई। ठीक है, द पावर ऑफ, देखिए, इंडिपेंडेंट मेकिंग ऑफ डिसीजन इज कॉल्ड द सोवेनिटी। स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेने की क्षमता ही संप्रभुता है। लेकिन देखिए, स्वतंत्र निर्णय आप ले रहे हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि आप किसी भी भीतरी और किसी भी बाह्य दबाव को स्वीकार ही नहीं कर रहे। अगर दबाव है भी, भीतरी दबाव है घर वालों के, बाहरी दबाव है समाज का, आप सबको दरकिनार कर रहे हो कि कोई नहीं आएगा मेरे साथ। मुझे पता है कि जब मेरी नौकरी नहीं थी, लेकिन जब मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था, अपनी तैयारी कर रहा था, दिन रात पढ़ रहा था, और जब मेरे पास रुपए नहीं थे तो कोई मुझे रुपए देने नहीं आया, और आज जब मैं दरोगा बन गया तो तुम कैसे अधिकार कर सकते हो मेरी इस बात पे कि मैं कहां शादी करूंगा या कहां नहीं? तुम कैसे तय कर सकते हो?
जब तुमने उस टाइम पे मुझे रोटी नहीं दी, जब मैं एक एक निवाले के लिए परेशान था, तो आज जब मैं दरोगा बन गया, तो तुम कौन होती हो मेरे भविष्य को निर्णय देने वाले? ठीक है, तो ध्यान रखना, ना केवल स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, बल्कि ठीक है भीतरी और बाह्य दबावों से, भीतरी और बाह्य दबावों से पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, आपके ऊपर कोई दबाव भी कार्य नहीं कर रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चे? बताइए, इसको हम क्या कहेंगे? संप्रभुता। इसको हम क्या कहेंगे बच्चे? इसको हम कहेंगे संप्रभुता। इसी को सॉवरेनिटी कहते हैं। ठीक है, तो राज्य होने की चार शर्तें होती हैं। एक शर्त होती है भूभाग, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल होना चाहिए, जैसे कि आपने भारत के संदर्भ में देखा कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल है, और बाबू कितना है? ठीक है, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं आपको, क्योंकि आज का टॉपिक केवल यही है, राज्य शासन की अवधारणा को आगे समझेंगे। तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल होना चाहिए। तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल है बच्चे, कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल है। उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल पर निवास करने वाला एक जन समुदाय है भारत के पास। ठीक है, और वो बच्चा कम नहीं है, वो बहुत है। ठीक है, ठीक ठाक जन समुदाय है, लगभग अगर मैं यहां पर लिख दूं तो 140 करोड़, 140 करोड़ प्लस। ठीक है, वर्तमान में अगर 2011 की सेंसस को देखें तो 121 करोड़। ठीक है, अभी 2021 की सेंसस आई नहीं है, 2021 की सेंसस आ जाएगी तो 140 करोड़ प्लस होगा, ये 140 करोड़ प्लस होगा, तो 140 करोड़, ये ध्यान रखना है आपको। 140 करोड़, 140 करोड़। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? ये बात समझ में आई? 140 करोड़, 140 करोड़। सेकंड पॉइंट। तीसरा, ठीक है, क्या होनी चाहिए बच्चे? सरकार होनी चाहिए। ठीक है, सरकार जो जनता के लिए शासन का संचालन करे, ठीक है, और जो तय करे जनता की संप्रभुता को, क्योंकि सरकारी तो संप्रभुता तय करती है। ठीक है, सरकारी तो बोलती है, जैसे अब मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रायोगिक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि किसी भी मुद्दे पर अगर ऑस्ट्रेलिया की सरकार कुछ बोली हमारे देश के बारे में, हमारे देश में कोई एक ऐसा आंतरिक मुद्दा चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट ने या फिर वहां के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे बारे में कुछ बोला, तो तुरंत हमारे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, हमारे विदेश मंत्री क्या बोलते हैं कि वो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, ये हमारा खुद का मामला है, हम स्वयं निपट लेंगे। ये क्या है? संप्रभुता है। इसी को संप्रभुता कहते हैं। इसका एक एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल ये है जो मैंने आपके सामने रखा कि व्हाट इज, ठीक है, सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी का मतलब है कि जब एक देश स्वतंत्र निर्णय करने की क्षमता रखता है, जब एक देश क्षमता रखता है कि वह स्वतंत्र निर्णय ले सके और बिना किसी भीतरी और बाहरी दबाव के, तो उसी को हम सॉवरेनिटी कहते हैं, उसी को हम संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, चलिए। सर आप लिखने के बाद वर्ड्स को बार बार, मैं एडजस्ट बेटा मैं आप लोगों की वजह से करता हूं, क्योंकि कई बार वो आपको समझ में नहीं आता। लिखते समय हर एक टीचर की मात्रा इधर उधर चली जाती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा आप लोगों ने ज्यादा डरा दिया है राइटिंग को लेकर, और मैं तुमसे बहुत डरता हूं। तो मैं अभी तक संप्रभु नहीं हूं, तुम संप्रभु हो। जी जी, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? एक बार प्लीज सब लोग थम्स अप करेंगे। क्लियर है? एक बार थम्स अप। और देखो ये मैंने महज एग्जांपल दिया है, मैं ये नहीं कह रहा कि कल को तुम दरोगा बन जाओगे और बोलोगे कि नहीं मुझे शादी करनी है। ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है, आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हो इस तरह के एग्जांपल के साथ, तो इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब ठीक है, बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, आप लोगों के प्रश्न भी आ रहे हैं, ठीक है, उन पर तो ये सारी चर्चाएं होंगी। अच्छा, बोर्ड पीडीएफ कटी हुई मिलती है, कोई बात नहीं, आपको हैंड रिटन पीडीएफ मिल जाती है, वो कटी हुई मिलती है, तो उसे मैं देख लूंगा क्यों कटती है वो। आइए अब हम यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं थोड़ी सी, और प्लीज सब लोग यहाँ पर आइए। तो राज्य हमने देख लिया, व्हाट इज स्टेट, ये हमने देख लिया बच्चे कि राज्य होने के लिए हमारे पास चार शर्तों की आवश्यकता होती है। राज्य होने के लिए सबसे पहले हमें भूभाग चाहिए, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास भूभाग है तो उस भूभाग पर निवास करने के लिए हमारे पास जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? हमारे पास जनसंख्या होनी चाहिए बच्चे।
देखिए जनसंख्या है तो जनसंख्या को शासित प्रशासित करने के लिए सरकार होनी चाहिए, ठीक है। और अगर सरकार है तो सरकार के पास अपनी सीमाओं, सॉरी, संप्रभुता, सरकार के पास बच्चे अपनी भौगोलिक सीमाओं और जनसंख्या के लिए संपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो संप्रभुता का अगर और मैं आपको अर्थ बताऊं कि संप्रभुता और क्या है, तो संप्रभुता का मतलब होता है बच्चे, अगर हम शासन के टर्म में देखें तो सरकार के पास अपने भौगोलिक क्षेत्र के भीतर, सरकार के पास अपने भौगोलिक क्षेत्र के भीतर एवं अपने नागरिकों के हित में, अपने नागरिकों के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, अपने नागरिकों के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। इसी को हम क्या कहेंगे बच्चे, संप्रभुता। तो ये तो हो गया टेक्निकल टर्म, क्योंकि जिस टेक्निकल टर्म को आप चाहते हैं कि वो टेक्निकल टर्म में आपके सामने डिस्कस करूं परिभाषा के तौर पर, ठीक है जी। तो स्टेट, राज्य होने के लिए क्या क्या चाहिए हमारे पास बाबू, राज्य होने के लिए हमारे पास चाहिए ज्योग्राफिकल एरिया, और ज्योग्राफिकल एरिया पे निवास करने के लिए हमें चाहिए जनसंख्या। क्योंकि अगर जनसंख्या नहीं होगी, मान के चलिए कि कोई लैंड है जो खाली पड़ा है, तो भूभाग तो है लेकिन उस पर जनसंख्या नहीं है, अच्छा सरकार भी बना दी, ठीक है, सरकार भी बना दी, लेकिन क्या आप उसे राज्य कह सकते हैं, नहीं राज्य कह सकते। और चौथा क्या होना चाहिए, संप्रभुता भी होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हमने इस बात को बहुत अच्छे से समझा क्या होता है, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, जब हमने शुरुआत में देखा था कि भारत एक देश है, भारत एक देश है, लेकिन देश होने से पहले भारत क्या था, एक राज्य के रूप में विकसित हुआ, ठीक है बच्चे, एक राज्य के रूप में विकसित हुआ, एक स्टेट के रूप में विकसित हुआ, ठीक है। तो एक कंट्री जो आज एक कंट्री है, वो कंट्री होने से पहले किस फॉर्म में विकसित हुआ, तो आज एक कंट्री है, वह कंट्री होने से पहले भैया जी एक स्टेट के रूप में विकसित हुआ। और जब वह एक स्टेट के रूप में, कंट्री के रूप में विकसित हो गया, तो उस कंट्री की कुछ सांस्कृतिक पहचान होती है, ठीक है, किसी भी कंट्री विशेष की अपनी कुछ सांस्कृतिक पहचान होती है, ठीक है, हर एक देश की, ठीक है। कोई भी देश मेरे प्यारे बच्चे जो अपनी सांस्कृतिक पहचान को अपना मुख्य आधार बना लेता है, सांस्कृतिक पहचान को क्या बना लेता है, मुख्य आधार बना लेता है, अपनी सांस्कृतिक पहचान को वो अपना मुख्य आधार बना लेता है। मतलब वो देश कहता है कि आप हमें इसी से जानो, आप हमारी इस विशेषता से जानो, आप हमारी इस क्वालिटी से हमको जानो, आप हमारी इस क्वालिटी से हमको पहचानो, ठीक है। तो देश होने से पहले, मैं फिर से रिपीट करता हूं सर, ठीक है, बहुत अच्छे से आप नोट करिए, देश होने से पहले एक स्टेट के तौर पर हमको विकसित होना होता है, ठीक है, एक स्टेट के तौर पर। स्टेट क्या है, जिसके पास ये चारों चीजें हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ये चारों चीजें हैं, वो स्टेट है, ठीक है। जब वो देश अपनी किसी सांस्कृतिक पहचान को अपना मुख्य आधार बना लेता है, तो इसी टर्म को हम लोग कहते हैं बच्चे राष्ट्र, इसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्र। राष्ट्र जैसे मान के चलिए हमारे देश की पहचान अगर हिंदू है तो इसको हम कहेंगे हिंदू राष्ट्रवाद, अगर हमारे देश की पहचान हिंदी है तो इसको हम लोग कहेंगे हिंदी राष्ट्रवाद, अगर हमारे देश की पहचान या उसका जो मुख्य आधार है वह मुस्लिम है तो इसको कहेंगे मुस्लिम राष्ट्रवाद, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है कि किसी भी देश की सांस्कृतिक पहचान जब उसका मुख्य आधार बन जाए तब वह एक राष्ट्र के रूप में विकसित हो पाता है, ठीक है। या फिर हमारे देश की मुख्य पहचान है लोकतंत्र, तो हम, ठीक है, देश के तौर पर तो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हमारा राष्ट्रवाद क्या है, लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद है, लोकतांत्रिक, ठीक है, जहां सभी लोगों के हितों की बात कही जाती है, जहां पर जनता की इच्छा के आधार पर कानूनों का निर्माण किया जाता है, जहां पर जनता के आधार पर, कानूनों के आधार पर शासन किया जाता है, और जनता ही, ठीक है, जहां पर न्याय देने का कार्य करती है अपने मामलों पर, अपने विषयों पर, या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा न्यायपालिका का चयन होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। तो ये बात मैंने आपको बताई, अब आप बताएंगे कि इस बात में किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है बच्चे। सर फर्स्ट टाइम इतने डिटेल में पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, देखो मुझे डर लगता है, मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं बच्चे, मुझे डर लगता है तुम्हें डिटेल में पढ़ाने से,
मैं सच्ची बात बता रहा हूं, आप जितना चाहोगे आप मुझसे उतना पढ़ लो, ठीक है, लेकिन मैं कई बार, देखिए मैं कई बार बच्चे डर जाता हूँ कि आप लोग कह देते हो कि सर देखिए मेरे समझ में नहीं आ रहा, इतना क्यों उतना क्यों। आराम से पढ़ो, देखिए आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो बच्चे, बहुत मस्त तरीके से पढ़ो। और देखो मैं आपकी यूपीएसआई के लिए बुक भी लिख रहा हूँ, ठीक है, उस पर काम स्टार्ट कर दिया है, बुक यूपीएसआई की, और बड़ी बेहतरीन बुक होगी। चलिए ठीक है, बस आप पढ़ते जाओ मुन्ना, पढ़ते जाओ। और जिस दिन भी आपको ऐसा लगे ना, एक सेकेंड, चलिए ठीक है। और जिस भी दिन, मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा, जिस भी दिन आपको ये लगे ना कि जीएस हमें रटनी नहीं है, जीएस हमें पढ़नी है, और ऐसी जीएस पढ़नी है कि हम जीवन में कभी जीएस को ना भूलें, कि कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, कुछ भी, उस दिन आप मुझे याद कर लेना, उस दिन मैं, ठीक है, आपके लिए खड़ा रहूंगा, उस दिन मुझे याद कर लेना, अगर रटनी नहीं है तो, ठीक है, नहीं तो रटने के लिए दुनिया भर की ट्रिक है, ठीक है, लोग बता रहे हैं ट्रिक से, ये ट्रिक और वो ट्रिक, अगर समझनी है, ठीक है, जीएस को अगर जीना है और इस तरह से जीना है कि एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर ना चले जाए, उस दिन दिग्विजय है आपके पास। आज एसी नहीं चल रही है, आइए। तो भाई ये हो गया, क्लियर है, स्टेट को हमने जाना, और जब स्टेट को हमने जाना तो हमने समझा कि हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चे, हमारे पास ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, ठीक है, उस ज्योग्राफिकल एरिया पर निवास करने के लिए हमारे पास पॉपुलेशन होनी चाहिए। अब मैं कुछ प्रश्न आपसे करूंगा, है ना, कुछ प्रश्न मैं आपसे करूंगा मैं, उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट का काम क्या होता है बेटा, शासन करना, गवर्नमेंट का काम होता है शासन। अब आप मान के चलो, अगर गवर्नमेंट ना होती, सरकार ना होती, दोनों चीजें होती, जनसंख्या होता और भूभाग होता, ये दोनों चीजें होती, सरकार ना होती, तो बेटा इस जनसंख्या में जो ताकतवर लोग थे वो कमजोर लोगों की संपत्ति पर अधिकार कर लेते। अब चाहे वो उनकी मानवीय संपत्ति हो, ठीक है, चाहे वो बच्चे उनकी आर्थिक संपत्ति हो, ठीक है, चाहे वह उनकी किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, ठीक है, जैसे ताकतवर लोगों को अगर कुछ भी अच्छा लगता, कुछ भी, तो वे उसकी उस संपत्ति पर कब्जा कर लेते। अब संपत्ति का मतलब यहां पर केवल, ठीक है, प्रॉपर्टी से नहीं है, बात समझ में आ रही है, कुछ भी, जैसे आपने साउथ की मूवियों में देखा होगा कि कोई एक बहुत शक्तिशाली ताकतवर गुंडा है और उसे, देखिए, किसी की पत्नी, किसी की गर्लफ्रेंड पसंद आ गई और उसने कह दिया ए आज से ये मेरी, ठीक है बच्चे, तो वो क्यों नहीं कह पाता ऐसा, या फिर असल में ये क्यों नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि बच्चे वहां पर सरकार का कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, ये तो मैंने आपको इस तरह से दिया कि आप समझ सकें, मेरा मतलब वो नहीं था, आप इसको समझ सकें कि ये कितनी व्यापक अवधारणा है, हमें क्यों सरकार की आवश्यकता होती है। ऐसे ही आपने देखा होगा भूमाफिया होते थे पहले, ठीक है, भूमाफिया, सरकारें कमजोर होती थी, या ठीक है सरकारों के अंदर ही ऐसे भूमाफिया होते थे, वो क्या करते थे बच्चे, किसी गरीब के प्लॉट, किसी गरीब की जमीन पर जो रोड के सहारे आ रही है, उनकी नजर पड़ गई और लेखपाल से कह दिया कि तुरंत मेरा रजिस्ट्रेशन करवाओ, मेरे नाम से इसका रजिस्ट्रेशन करवाओ, और उनकी संपत्ति पर अधिकार कर लेते थे, ठीक, मारते थे, पीटते थे, गुंडा राज, ये सारी चीजें। तो ये कब होता है, जब बच्चे सरकार नहीं होती, या फिर सरकार होने के कारण भी हो जाता है, कई बार सरकार होने के बावजूद भी हो जाता है, लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर बेटा सरकार शक्तिशाली नहीं होती, सरकार कमजोर होती है, सरकार में बैठे हुए लोग ही, ठीक है, इस तरह के माफिया होते हैं। तो इसलिए सरकार का संप्रभु होना जरूरी है, सरकार का सॉवरेनिटी होना जरूरी है, सॉवर्ण होना जरूरी है, सरकार का बेटा सॉवर्ण होना जरूरी है। और इसी पावर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी पावर को बच्चे हम लोग सॉवरेनिटी बोलते हैं, कि जब सरकार के पास, ठीक है, अपने देश की भौगोलिक सीमा और अपने देश के नागरिकों के लिए सभी प्रकार के निर्णय करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉवरेनिटी बोलते हैं। क्या मेरी ये बात समझ में आई, बोलो क्लियर हुआ, यहां तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं किसी भी तरह का। बुक कब तक तैयार हो जाएगी बच्चे,
आप बुक ऑलमोस्ट तैयार है, ठीक है, बस आदेश आ जाए प्रिंट करवा देंगे उसको, ठीक है, मैंने ही लिखी है पूरी, ठीक है, पहले से काम चल रहा है, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कब तक। क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई? अभी हमारे पास 2 मिनट है भैया, ठीक है, 2-3 मिनट अभी हमारे पास है, तो हमने इतना समझ लिया कि राज्य क्या होता है। बिल्कुल शुरुआत से चलते हैं, ठीक है, एक बार हम इसको रिपीट करते हैं मुन्ना। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने भारतीय संविधान के भाग, इसको हमने पहले लेक्चर में पढ़ा, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ द लिस्ट हमने केवल वहां पर उसके लिस्ट को समझा। डिटेल में हम आगे जाएंगे, और इतना डिटेल में जाएंगे, मैं आज आपसे बोल रहा हूं ऑन कैमरा कि आप चाहोगी भी ना याद करना, ठीक है, आप खुद से नहीं चाह रहे, आप ना कॉपी उठाओ ना कलम उठाओ, आप खुद से नहीं चाहोगे याद करना, फिर भी 300+ आर्टिकल मैं आपको याद करवा दूंगा, जब तक ये पॉलिटी खत्म होगी तब तक आपको याद होंगे, और लास्ट क्लास में आप इस बात को मुझसे बोल रहे होगे, मैं यहाँ पर ऑन कैमरा आपके सामने आपका बड़ा भाई ये दावे के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है सर, क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरे में हमने क्या देखा? दूसरे में हमने अनुसूचियों को देखा, ठीक है, शेड्यूल्स को देखा दूसरे में हमने, ठीक है, उनको भी हमने लिस्ट के आधार पर देखा। और तीसरा हमने संसदीय बहुमत और इसके प्रकार, उनकी भी लिस्ट को हमने समझा। इसमें भी आप ये मत सोचना कि हम बहुत डिटेल में गए हैं, वो तो बेटा जब मैं संसद पढ़ाऊंगा तब मैं इसमें डिटेल में जाऊंगा, शुरुआती क्लासेस में मैं बचता हूं डिटेल में जाने से, ठीक है। आज हमने ये समझा राज्य और शासन व्यवस्था, तो राज्य क्या होता है, हमने बच्चे राज्य के कॉन्सेप्ट को जाना, हमने राज्य के कॉन्सेप्ट को जाना कि व्हाट इज स्टेट, राज्य क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को जाना। तो राज्य होने के लिए हमें 4 अंगों की आवश्यकता होती है, लेकिन वहां पर मैंने आपको यह भी समझाया, ठीक है, एक बात और मैंने आपको समझाई थी कि सर राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था, तो राज्य व्यवस्था एक ऐसा विषय है जिसमें यह पढ़ा जाता है कि आखिर राज्य को कैसे संचालित किया जाता है। तो एक ऐसा विषय जो हमें यह बताए कि राज्य को किस प्रकार से संचालित किया जाता है, तो राज्य को संचालित करने वाली व्यवस्था राज्य व्यवस्था कहलाती है। राज्य को संचालित करने वाली व्यवस्था, राज्य क्या है, राज्य इन 4 अंगों से मिलकर बनता है। देखिए ये 4 अंग है, इनमें से कोई भी एक अंग अगर अनुपस्थित है तो आप राज्य को, देखिए, अस्वीकार कर देंगे। आप कह सकते हैं कि भाई राज्य की संकल्पना वहां पर पूरी नहीं होती, अगर इनमें से कोई भी एक अंग अनुपस्थित है तो इन एक के अनुपस्थित होने पर राज्य की अवधारणा परिपूर्ण नहीं हो सकती। अब हमने यहां पर समझा सर, स्टेट को समझा। देखिए स्टेट होने के लिए ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। अब हम एक, ठीक है, 2-3 प्रश्नों पर आएंगे, बस 5 मिनट मुन्ना, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। देखिए अब हम यहां पर सबसे पहले एक एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक, किसका? हम एनालिसिस करेंगे सबसे पहले 1947 से पहले, पहले क्या हम एक राज्य थे? 1947 से पहले हम एक राज्य थे। 1947 का मतलब क्या हुआ बच्चे? स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, ठीक है मुन्ना, 1947 मतलब, ठीक है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हम एक राज्य थे, तो इसका हम एनालिसिस करते हैं। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले आप बोलेंगे, ठीक है, नंबर फर्स्ट आप लोग बोलिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारे पास भूभाग था बच्चे, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारे पास भूभाग था। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जितना आज है ना उससे भी बड़ा था, ठीक है सर, जितना आज है ना उससे भी ज्यादा बड़ा था, क्योंकि उस समय तो पाकिस्तान भी हमारे अंतर्गत शामिल था, बांग्लादेश भी हमारे अंतर्गत शामिल था, ठीक है, और इनफैक्ट 1935 तक तो जो म्यांमार है ना वो भी हमारे अंतर्गत शामिल था। तो आज से कहीं ज्यादा हमारे पास विस्तृत भूभाग था, आज से कहीं ज्यादा हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफिकल एरिया था, तो भूभाग तो था। उस भूभाग पर निवास करने वाली जनसंख्या थी बच्चे हमारे पास, बताइए, जनसंख्या थी? आप कहेंगे जी हाँ जनसंख्या भी थी। हाँ ये बात अलग है कि भाई इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि समय के साथ हमने बहुत बढ़ोतरी की है, इस वाली टर्म में जनसंख्या भी थी, जनसंख्या थी। जनसंख्या के बाद तीसरी चीज आती है भैया जी क्या? सरकार, सरकार थी? आप कहेंगे जी हाँ सरकार भी थी। देखिए कैसे आप कह सकते हैं कि सरकार नहीं थी? आप कहेंगे बिल्कुल सर सरकार थी, ठीक है सरकार थी। और इस सरकार को हम क्या कहते थे? इस सरकार को हम ब्रिटिश भारत की सरकार कहते थे, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट कहते थे इसको, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट कहते थे, सरकार थी, ठीक है। इस सरकार में बच्चे, इसका जो मुखिया होता था इस सरकार का, इस सरकार का जो चीफ होता था, इस सरकार का मुखिया, वह कौन कहलाता था? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल,
और एक मंत्री परिषद होती थी जो कि उसकी काउंसिल होती थी, एक मंत्री परिषद उसकी काउंसिल होती थी, सरकार भी थी। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे कि क्या संप्रभुता थी, मतलब ये जो सरकार है क्या इसके पास संप्रभुता थी, इस सरकार के पास संप्रभुता थी? आप कहेंगे नहीं, इस सरकार के पास संप्रभुता नहीं थी। क्यों बच्चे? क्योंकि इस सरकार के सारे निर्णय ब्रिटेन की संसद से लिए जाते थे। क्या गवर्नर जनरल बच्चे भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत भारत की संपूर्ण जनसंख्या के लिए निर्णय करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र था? आप कहेंगे नहीं। क्या गवर्नर जनरल बच्चे पूरी तरह से स्वतंत्र भारत का शासन प्रशासन चलाने के लिए? नहीं। निर्णय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा आते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनके, उन्हीं निर्णयों को गवर्नर जनरल भारत के संदर्भ में लागू कराकर शासन करता था। उन्हीं निर्णयों के आधार पर, मतलब कानून बन के आ रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, तो निर्णय के लिए स्वतंत्र था। यहां की जो सरकार है ब्रिटिश इंडिया की सरकार, वो निर्णय के लिए स्वतंत्र थी? आप कहेंगे कि नहीं, निर्णय के लिए बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं थी। क्यों निर्णय के लिए स्वतंत्र नहीं थी बच्चे? क्योंकि जितने भी निर्णय लिए जाते थे वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लिए जाते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स के द्वारा लिए जाते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स के द्वारा लिए जाते थे, मेंबर्स के द्वारा लिए जाते थे। क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, जैसे कि आपने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 में संशोधन हुआ, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 में संशोधन हुआ, 1793 से लेकर फिर 1813, 1833, 1853 ये सारे चार्टर एक्ट। फिर आप आ जाते हैं 1858 का भारत परिषद अधिनियम, फिर आप आगे सर 1861 का परिषद अधिनियम, 1892 का, ये सारे कहां से बन के आए? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। और ये जो बनकर आए हैं ना एक्ट, इनमें जो प्रोविजंस है, इन्हीं प्रावधानों के आधार पर गवर्नर जनरल भारत का प्रशासन चलाता था। ठीक है, वह खुद से केवल उन्हीं विषयों पर शासन कर सकता था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसे बोले थे कि आप इन विषयों पर शासन कर सकते हो, केवल वह खुद से उन्हीं विषयों पर शासन कर सकता था बच्चे, अन्य विषयों पर शासन करने के लिए वह स्वतंत्र नहीं था। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि 1947 से पहले हम एक राज्य नहीं थे। महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे? महात्मा गांधी के बेटा 4 बच्चे थे। ठीक है, चारों उनके बेटे थे। ठीक है, चारों उनके बेटे थे। हरिलाल है, मणिराम है, ठीक है, देवदास है, और एक बेटा उनका और था जी। चलिए, तो 4 बेटे थे उनके। क्लियर है? ओके, शालू आर्य जी, नो डाउट, ये क्लियर हो गया। बस एक प्रश्न और मैं आपसे पूछूंगा, तो 1947 से पहले क्या हम एक राज्य थे स्वतंत्र प्राप्ति से पहले? तो आप लिखेंगे इसके एनालिसिस में कि नहीं सर, नहीं। ठीक है, हम एक राज्य नहीं थे। हम राज्य स्थापित हो पाए हैं कब बच्चे? 1950 के बाद, जब हमारा संविधान बन गया। तो 1950 के बाद जब हमारा संविधान संपूर्ण रूप से लागू हो गया, हमारे संविधान के अंतर्गत हमारे संविधान के अंतर्गत जो संवैधानिक संस्थाएं बनी है, जब हम उन संवैधानिक संस्थाओं के आधार पर शासन चला रहे हैं, तब बच्चे जी। ओके ओके, मैं आपके अब कमेंट्स देख लेता हूं। तो एक प्रश्न तो ये हो गया। अरे अरे भैया कहाँ है माउस? ओके ओके, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अनुराग दीक्षित कह रहे हैं, हाँ, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास जी जी। ओके, एक प्रश्न और है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, एक सेकंड और आपके प्रश्न देख लो। बहुत तेजी से चल रहे हैं, मैं देख ही नहीं पा रहा आपके कमेंट्स। चलिए ठीक है, ओके, हाँ, ये हो गया पहला प्रश्न। ठीक है, इसका आपको जवाब मिल गया। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपको बताना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपको बताना है, आप बताएंगे। ठीक है, फटाफट से आगे चलते हैं। दूसरे प्रश्न का एनालिसिस है कि, चलो ठीक है, दूसरा प्रश्न हम कल देखेंगे अब। ठीक है, इतना बहुत है, आज समय हो गया। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं, आज 14 अप्रैल है, और 14 अप्रैल को आप सभी को पता है हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, ठीक है, जन्म दिवस मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उसे। आप लोग पूछ रहे थे कि सर उन्होंने हमारे समाज को क्या दिया,
उन्होंने हमारे समाज को जो दिया ना बच्चे, हम उसे केवल शोषित, वंचित और मुख्य धारा से जो कटे छटे वर्ग हैं, हम उनके लिए महज एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के अंतर्गत उसे नहीं तोल सकते। उन्होंने हमें मानवीय मूल्य सिखाए। देखिए, महज संविधान में राजनीतिक आरक्षण की बात करके जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग हैं उनको राजनीतिक आरक्षण देना, लोकसभा में उनके लिए सीटों को आरक्षित कर देना, या विधानसभाओं में या फिर पंचायतों में, लेकिन महज इतना ही नहीं था, इससे कहीं ज़्यादा व्यापक है। जैसा कि मैंने बताया आपको, तो उन्होंने मानवीय मूल्यों के बारे में हमें बताया। बहुत बड़ा योगदान है उनका, इस पर कभी और बोलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।